हेलो एवरीवन। स्टार्ट करें क्लास। वॉइस क्लियर है? यस सर। ठीक है। आज दो तीन टॉपिक इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। तो आज वाली क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से मुझे लगता है कि तुम्हारे 10 से 15 नंबर फंसने चाहिए। ये 10 से 15 नंबर का तुम्हारा मतलब 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे यहाँ पर पार्ट सी में नेट। ठीक। अच्छा, तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन होगा डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट में क्या करना है तुमको। एक तो मैंने तुमको ये वाला बताया था कि जो फर्मी वेव वेक्टर है इसकी वैल्यू याद कर लेना। हाँ, क्या फर्मी wave vector है, ठीक है। फर्मी वेव वेक्टर याद करने के लिए बताया था ये वाला। ठीक है। तो अगर फर्मी डी थ्योरी, फर्मी गैस, कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे तुमको, तो तुमको क्या ये चीज याद रखना, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ये वाला। इसके थ्रू सॉल्व करने वाला। ठीक है। इसके थ्रू जैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाला था हमने। ठीक है। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट, ये कहलाता है डेंसिटी ऑफ स्टेट, यानी कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पर यूनिट एनर्जी लेवल, इसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट। ठीक। तो इसमें क्या होगा कि तुमको ये वाला अप्रोच सबसे लास्ट में लगानी है फरीमी। उससे पहले तुमको लगाना है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, कि डायरेक्ट कुछ रूल्स हैं इसके। ठीक है। डिपेंडेंसी है, वो अगर तुम याद रख लोगे तो तुम्हारे नंबर। पहले डेंसिटी ऑफ स्टेट में याद रख लेना है पहले तो। अच्छा, ये समझना है, अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कैसे दी जाती है? अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है, पी है, तो एनर्जी किस तरीके से दी जाती है? p² बाय 2 है काइनेटिक एनर्जी जो दी जाती है उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मैं बात करूं फोटोन के लिए, ठीक है, फोटोन के लिए एनर्जी कैसे दी जाती है? एनर्जी इज इक्वल्स टू p इंटू सी, वेयर इज द p इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। इस तरीके से फोटोन के लिए दी जाती है। ठीक। हमें सबसे पहले एक चीज याद रखनी है इस वाले डेंसिटी ऑफ स्टेट में, कि बात किसकी चल रही है। क्वेश्चन पढ़ना है और उसमें बात देखना है कि वो जो पार्टिकल है वो कौन सा दिया हुआ है, मास वाला पार्टिकल दिया हुआ है या फिर मास लेस पार्टिकल। ठीक है। कि उस पार्टिकल में मास गिवन है या फिर फोटोन गिवन है, कि उसका मासलेस पार्टिकल, या फिर वो फोटोन ना देके वो कुछ ऐसा दे देगा कि मास लेस पार्टिकल है। ठीक। और वो कुछ इस तरीके से वो ऑफर हो रहा है, इस तरीके से उसका रिलेशन आ रहा है। ठीक। अच्छा, अब ये जो ई की पावर, ठीक है, ई की पावर मोमेंटम, ठीक है, इसकी जो पावर होती है ये हम लेते हैं एस। इसको क्या कंसिडर करेंगे हम? तो एक चीज याद रखना, एस की वैल्यू याद रखना, 1 होती है इसके लिए, और मासलेस। मासलेस में यहाँ 1 थी हमारी, तो मासलेस फोटोन हो, फोटोन या कोई भी मासलेस पार्टिकल हो, तो हम एस की वैल्यू क्या याद रखनी है हमको? 1 याद रखनी। और एस की वैल्यू 2 याद रखनी है कब? जब हमारा पार्टिकल कैसा हो, मासफुल, यानी कि ई और पी के बीच में कितना 2 आ रहा है पावर, तो यहाँ पर एम इज इक्वल्स। इसके अलावा और कोई सा केस मिलता है, ठीक है, तो तुमको कुछ इस तरीके से दिया होगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ठीक है, पी इज इक्वल्स टू ओमेगा ही तो होता है। सॉरी, ओमेगा और के बीच में रिलेशन। ये हाँ,
ई और पी के बीच में रिलेशन दे रखा हो, या फिर इसको एच क्रॉस इसको लिख सकता हूँ एच क्रॉस के, सॉरी एच क्रॉस ओमेगा, और इसको लिख सकता हूँ एच क्रॉस के। तो यहाँ पर मैं या तो ये रिलेशन दिया हुआ होगा या फिर ये दे रखा होगा ये के, इसको कहते हैं डिस्पर्जन रिलेशन। ठीक है, तो इनके अलावा अगर तुमको कोई भी पार्टिकल गिवन हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो उनकी ये एस पावर चेक कर लेना, चाहे पी की पावर गिवन हो चाहे फिर के की पावर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारा एस हो जाएगा। अगर इन दोनों के अलावा दे रखा हो, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है और मासलेस पार्टिकल की बात कर रहा है, तो ये ये इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। वरना इनके अलावा कुछ और पार्टिकल दे देता है जिसका डिस्पर्जन रिलेशन इससे होता है, कि जैसे E इज इक्वल्स टू पी क्यूब दे दिया, तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या ले लोगे तुम, 3 ले लोगे। ठीक, तो सबसे पहले तुमको क्वेश्चन में ये चेक करना है, ये बात याद रखो। ठीक, एस की वैल्यू एकदम निकाल दोगे क्वेश्चन में देख के। ठीक, अब उसके बाद तुमको क्वेश्चन में देखना है कि डायमेंशन किस डायमेंशन में बात चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन से क्या निकालना है तुमको, डायमेंशंस निकालने, ये किस डायमेंशन में बात चल रही है, किस डायमेंशन में लाइट है, 1 डायमेंशन में चल रही है, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन, तो उसको कंसिडर कर लोगे डी। 1 डायमेंशन में डी की वैल्यू 1 कर दोगे, 2 डायमेंशन में डी की वैल्यू 2, और इसलिए क्या हो जाएगा, बस। अब इसके बाद तुमको याद रखनी है डिपेंडेंसी। याद, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि, ठीक है, एनर्जी पर डिपेंडेंसी पूछे तो एनर्जी पर जो डिपेंडेंसी रहती है वो रहती है डी बाई एस माइनस। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, डेंसिटी पे, डेंसिटी की डिपेंडेंसी एनर्जी पे किस तरीके से रहती है, टी बाई एस माइनस। ठीक है, इस वाले टॉपिक पे अनगिनत क्वेश्चन आए हुए हैं, नेट में ले लो, गेट पे ले लो, किसी में। ठीक है, जहाँ सॉलिड स्टेट होता है वहाँ डेंसिटी ऑफ स्टेट का क्वेश्चन जरूर मिलेगा तुमको, और वो जो 3 4 में डिपेंडेंसी लगा रहा हूँ इनसे बिल्कुल मतलब पहुंच जाता है तुम्हारे पास। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट की याद रखनी है डी बाई एस माइनस 1। नंबर डेंसिटी, ठीक है, ये क्या है, पार्टिकल की नंबर डेंसिटी, लोग क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर डेंसिटी जो है वो एनर्जी के साथ किस तरीके से डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ई डी बाई। ठीक है, नंबर डेंसिटी हो चाहे फिर इसके साथ साथ तुम्हारी हो प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, ये भी एनर्जी पर किस तरीके से वेरी करती है, डी बाई। ठीक है, ये तो हो गया एनर्जी वाला पार्ट। अब यहाँ से अगर मैं एनर्जी का निकाल लूँ, अगर मैं एनर्जी की पूछूं, इस पे डिपेंडेंसी, ठीक है, फर्मी एनर्जी की रो पर, तो ये पावर इधर पहुंच जाएगी तो कितनी हो जाएगी, एस बाई डी। क्लियर हुआ ये। अच्छा, तो ऐसे कई सारे रिलेशन के बीच में तुम जो हमारे पास बेसिक रिलेशंस होते हैं उन पे लगा के, जैसे एनर्जी केबीटी होती है जो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पर तुम ये भी लिख सकते हो, यहाँ से ये भी लिख सकते हो, रो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर डी बाई एस। ठीक है, और ये भी यहाँ से भी लिख सकते हो कि जो और यहाँ पर चीज और लिख सकते हो, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी हो और प्रेशर हो। ठीक है, एवरेज एनर्जी और प्रेशर जो वेरी करते हैं, वो वेरी करते हैं, दोनों जो वेरी करते हैं वो करते हैं एस बाई डी प्लस 1। तो ये सबको मैं एक साथ ही लिखवा रहा हूँ, वरना अलग अलग में तुम कंफ्यूज हो जाते हो। ये एक साथ हो गया, और ये एक साथ हो गया तुम्हारा प्रेशर और एवरेज एनर्जी के लिए, ये हो गया। और हमारा
टेम्परेचर पे देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल, एंट्रोपी हुआ और स्पेसिफिक हीट, ये जो वेरी करती हैं टेम्परेचर के साथ, वो करती हैं डी बाई एस। ठीक है, टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करती हैं, डी बाई एस, चाहिए वाला ये आप। ठीक है, टेम्परेचर के साथ डी बाई एस, यहाँ पर नंबर डेंसिटी है ना, ये डी बाई एस, इसको एम ना लिखते नंबर डेंसिटी। क्लियर, तो ये हो गया हमारा पास इसका नंबर डेंसिटी, एंट्रोपी और स्पेसिफिक। है तो ये हमारे कुछ हो गया। ठीक, तो ये 3-4 जो ये हैं, ये रिलेशन याद रखना। इनके अलावा कुछ और पूछता है तो इनमें रिलेशन निकाल लेते हैं, जो हमारे बेसिक फॉर्मूले होते हैं उसमें क्या रिलेशन होता है, उस हिसाब से प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाकर ये करते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं। अगर तुमने ये याद कर लिए तो एग्जाम में तुम्हारे नंबर मतलब हैं तुम्हारे। डेंसिटी ऑफ स्टेट का कहीं नहीं जाना। इसके अलावा कई बार ऐसा केस बनता है कि दो ऑप्शन में ई की पावर सेम मिल जाती है। ठीक है, तो उस केस में तुमको क्या करना है, उस केस में तुमको फर्मी वेक्टर वाला यूज करना है। फिर तुमको फर्मी वेक्टर याद रखना। तो सबसे पहले तुमको ये याद रखना है डेंसिटी ऑफ स्टेट से। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट में, उसमें से 99% क्वेश्चन इन फॉर्मूले से सेम हो, मतलब सॉल्व हो चुके। बस इसमें डिपेंडेंसी चेक करनी पड़ती है और ऑप्शन। एक क्वेश्चन था जो हम कल फर्मी वेक्टर के थ्रू कर रहे थे। देखो एक ये था, इसमें डिस्पर्जन रिलेशन दे रखा है हमको। डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ अ गैस ऑफ स्पिन हाफ फ्रीडमेंट, हाफ स्पिन हाफ फ्रीडमेंट में कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। और ऊपर से चलो जो भी दे रखा हो उसमें हमें नहीं पता कैसा है, उसने कौन सी डायमेंशन की बात करी है, 2 डायमेंशन की बात करी, 2 डायमेंशन की बात करी है। और ई और इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, के में, ये देख, ई और के में रिलेशन कैसा आ रहा है तुम्हारा, अगर इसमें के की बात करें तो नहीं, अच्छा फर्मियोन से एस की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या ली थी, एस की वैल्यू 2 ली थी। हाँ, एस की वैल्यू हमको 2 लेनी, क्योंकि मास वाला पार्टिकल है, मास वाला पार्टिकल है आप फर्मियोन। यहाँ पर वी की वैल्यू से जब वैल्यू वैल्यू रखोगे ना, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम पी होता है। तो वी की वैल्यू रखोगे पी बाई एम, तो एक के यहाँ से आएगा, एक के ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, एस की वैल्यू तो क्या लेनी है तुमको, 2, एस की वैल्यू 2। डायमेंशन किसकी बात कर रहा है, 2 डायमेंशन। अच्छा, अब इसने क्या पूछा है, इफ द फर्मी जीरो द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट, डेंसिटी पूछी। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, हम डेंसिटी की एनर्जी पे डिपेंडेंसी देख। एनर्जी पे डिपेंडेंसी कितनी होती है, डी बाई एस। ठीक है, तो डी बाई एस, तो अगर यहाँ पर हम लगाएंगे, डायमेंशन 2 है, एस की वैल्यू 2 है, तो एस इज डायरेक्ट जो नंबर ऑफ जो है
नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया वो कितने आ जाएंगे हमारे ई की 1 की पावर के प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ई की पावर ए की ऑप्शन है, ऑप्शन 1। ठीक है, तो इसमें तुमको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नंबर भी तुमको इसलिए मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है, तो जितने भी हैं आज तुम्हारे जितने भी वो हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट के, वो तुमको सॉल्व करने हैं। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। और ठीक है, तो इसको याद कर लो, एक पेपर पर लिख लेना और इसको याद रख कर लेना। सबसे पहले सॉलिड स्टेट में ये चीज याद कर, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पेपर में कॉपी में नोट कर लिया है तो वो सही है। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा अभी था जून 18 का, सॉरी जून 19 का क्वेश्चन है ये। NaCl दे रखा है। NaCl बताया था। NaCl का जो सिलेक्शन रूल है, NaCl का सिलेक्शन रूल किस तरह बताया था? FCC के लिए लगाना है। तो इसने ऑलरेडी भी गिवन है, FCC लेटेस्ट के रूप में NaCl हमें कर रहा है, मिल रहा है। इसमें बताने की एक्सरे ब्रैग्स लॉ विच ऑफ द प्लेट्स करस्पॉन्डिंग टू मिले विल नॉट गिव, कौन सी नहीं होगी? तो NaCl का जो सिलेक्शन रूल होता है किस तरह होता है? FCC के लिए होता है। और FCC के सिलेक्शन रूल क्या होता है HCl के लिए? जल्दी से बताओ, HCl के लिए सिलेक्शन रूल। ये अब इसको दोबारा देखने का टाइम नहीं है कॉपी में, इसको याद भी होना चाहिए। अब दोबारा रिवाइज करो। SCC के लिए क्या था तुमको? सिंपल क्यूबिक सेल के लिए सारे अलाउड, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सेल के लिए क्या थे? सारे अलाउड थे। FCC के लिए क्या था? आइदर ऑल ऑड और ऑल इवन, ये तो था। ये तो सारे ऑड होने चाहिए या फिर इवन होने चाहिए। यहाँ देखो सारे इवन है, सारे इवन है, ठीक है। ये सारे ऑड हैं, इसमें कुछ इवन है कुछ ऑड, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा FCC के लिए। इसमें देखो, मेरा देखो SCC के लिए क्या था? सारे अलाउड थे, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए क्या थे? HKL की वैल्यू का सम कितना होना चाहिए? इवन होना चाहिए। और FCC के लिए क्या होना चाहिए? आइदर HCl जो है आइदर ऑल ऑड और ऑल इवन, ठीक है। और डायमंड के लिए क्या बताए थे? ये तो सारे ऑड हों, ठीक है। या तो सारे ऑड हों, और अगर इवन है तो इवन के साथ साथ ये 4 से डिविजिबल हो। और NaCl के लिए क्या बताया था? कि सारे जो सेम एज FC, यानी कि ऑल ऑड या फिर ऑल इवन। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये सारे ऑड, ये इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है सारे, ये मिक्स्ड है, तो ये वाले अलाउड नहीं, विल नॉट गिव द राइज टू ब्रैग्स रिफ्लेक्शन। ठीक, तो इस टाइप के ये वाला क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है अभी रिसेंटली, 2 जून से पहले भी आया था 15।
ये क्या आया था हमारा, डिस्पर्जन रिलेशन बताया था, कंडक्शन बैंड, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सी साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा की वैल्यू, अल्फा यहाँ पर ये अल्फा की कितनी वैल्यू होगी ये बताना है हमको। अच्छा, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी किस तरीके से देते हैं, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, कुछ इस तरीके से हम रिलेट करते थे। जो मैग्नेटिक फोर्स थी, लॉरेंस फोर्स थी, वो क्या प्रोवाइड करती थी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती थी। वी से वी कैंसिल, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ गई, जो रेडियस जो पाथ कवर करेगा वो कितना हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू। ठीक। अच्छा, टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड कैसे निकालते थे, 2 पाई आर अपॉन वी, तो सर्कुलर रेडियस कवर करा वेलोसिटी से, 2 पाई आर की वैल्यू पुट कर दो, एम वी अपॉन क्यू। तो यहाँ पर जो आ गया रिलेशन कितना आ गया, इज इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और रिलेशन टाइम में और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ से हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो थी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, वो कितनी आ जाएगी, क्यू बी अपॉन एम। यहाँ पर जो हमारा एनर्जी मूव हो रही है वो किस में मूव हो रही है, इस डिस्पर्जन रिलेशन में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इफेक्टिव मास काउंट होगा ये वाला। और इफेक्टिव मास के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, इफेक्टिव मास एम स्टार इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर एच, H cross square by D2 is DK2. तो ये हमारा आ जाएगा एच क्रॉस डी स्क्वायर ई अपॉन डी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है हमारी वो कितनी दे रखी है हमको गिवन, इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस एल्फा के स्क्वायर। उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे के रेस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, एल 2 अल्फा के, और डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अल्फा। बस 2 अल्फा को यहाँ पुट कर दो, तो एम स्क्वायर की यहाँ रख दो, ओमेगा सी इज इक्वल्स टू क्यू बी एच क्रॉस स्क्वायर, और ऊपर 2 अल्फा ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, और अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा कितना हो जाएगा, ओमेगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 क्यू बी। ठीक है, साइक्लोट्रॉन, तो ओमेगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब, डी ऑप्शन। ठीक है, तो जहां पे भी अगर डिस्पर्जन रिलेशन दिखे और उसमें कुछ पूछे तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं इसमें इफेक्टिव मास की जरूर बात। ठीक है, वाला क्वेश्चन क्लियर इस तरह से। अच्छा देखो, ये आया था गेट में एक बार, ये कल ही करवाया था, बताना। इसमें कुछ 1/xi का और टेम्परेचर का कुछ ग्राफ था। इसका ग्राफ था, इसमें पूछा था 1 2 3, ये किस किस के ग्राफ, तो बताओ कि ये जो पीछे वाला था ये किसका था, कल लिखवाया था मैंने। जो सेंटर से जा रहा था ये तो बताया था पैरामैग्नेटिक का। ठीक है,
फर्स्ट वाला मटेरियल बताओ, फर्स्ट वाला कौन सा था? एंटीफेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये था एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक, और ये वाला कौन सा था, थर्ड वाला? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो अभी देख लो, फर्स्ट वाला मटेरियल फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक, नहीं। पहला कौन सा तुम्हारा? अच्छा, ऑप्शन को हर एक को नहीं पढ़ना है, एक चीज निकाल के ना पहले ऑप्शन कट कर दो। जैसे हमने सेकंड वाला पैरामैग्नेटिक निकाल लिया, तो जहां भी फर्स्ट पे पैरामैग्नेटिक दे रखा हो वो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, सेकंड पे एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये कैंसिल कर दिया। अब हम पे दो ऑप्शन बचे। अब पहला वाला एंटी फेरोमैग्नेटिक था, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? बी। ठीक है, तुम्हारा कौन सा आ गया ऑप्शन? बी ऑप्शन आ गया, पहला एंटी फेरोमैग्नेटिक, सेकंड हमारा पैरामैग्नेटिक, और थर्ड आ गया हमारा फेरोमैग्नेटिक। इसके अलावा नीचे वाला कौन सा था? डायामैग्नेटिक था, नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट था, ये डायामैग्नेटिक था। और इससे ऊपर वाला कौन सा था? पॉली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो एक ये टॉपिक तुम्हारा कवर हो गए, इस पे और क्वेश्चन कर लेना। ठीक, कल क्लास नहीं होगी, कल तुमको सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ना इनके क्वेश्चन निपटाने, खासकर डेंसिटी ऑफ स्टेट पे बहुत फोकस करना है। 5 नंबर फ्री के हैं, मुश्किल से यहाँ यहाँ से डेंसिटी ऑफ स्टेट के क्वेश्चन करने में तुमको आधा घंटा लगेगा। तुम आधे घंटे के अंदर 10-15 क्वेश्चन, मतलब जितने भी हैं सारे निपटा दो, और बिना पेन उठाए। तो जो चीज आने वाली की ज्यादा चांसेस हैं, पहले उस पर फोकस करना है। 5 नंबर यहाँ से पकड़। उसके बाद मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, ग्रीन्स फंक्शन से हर हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हर साल तुम देखोगे ग्रीन्स फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आया हुआ है। तो ग्रीन फंक्शन को तुम छोड़ोगे नहीं इस बार। ये ग्रीन फंक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, ग्रीन फंक्शन के कुछ पुराने नोट्स है मेरे पास, इसको देखो। ग्रीन फंक्शन में क्या दिया जाता है, तुमको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ होगा। अच्छा, डायरेक्ट अभी सम। ग्रीन फंक्शन में तुमको एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई होगी, ऑर्डर सेट। होमोजीनियस इक्वेशन अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी नहीं पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा इसमें तुमको क्रैम करना पड़ेगा अभी। वरना वैसे तुमने ग्रेजुएशन तक काफी पढ़ी हुई है, तो इतना पता है। होमोजीनियस इक्वेशन में इज इक्वल्स टू जीरो होता है, लेकिन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में इज इक्वल्स टू में सेकंड ऑर्डर इसका मतलब डी स्क्वायर कुछ होगा, या जो भी मतलब फंक्शन होगा इज इक्वल्स टू में, ये जीरो नहीं होगा नॉन होमोजीनियस। ठीक, अच्छा, इसमें तुमको दो बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन। उससे पहले अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट आओ, किस तरीके से तुमको हिट करना है ये सारी चीजें कि जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा अभी दोबारा मैथमेटिकल में, तब वो। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है तुमको। अब तुमको बस ये वाला फॉर्मूला याद रख, इसको नोट कर लो हाथों हाथ अभी, अपने पास जो भी कॉपी होगी सामने उस पे नोट करो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्म। तुमको ग्रीन फंक्शन का ये वाला फॉर्मूला याद रख। ठीक है, y1 y2 p, और ये क्या चीज है ये हम अभी डिस्कस करेंगे।
ठीक है, पी क्या चीज होती है, पहले हम पी बता देते हैं एक बार। वो पी मोस्टली केसेस में बनी मिलती है। कुछ इस तरीके से इक्वेशन दे दी होगी तुमको, ठीक है। तो डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो भी चीज होगी वो तुम्हारे लिए पी होगी, ठीक है। अगर लिखा होगा 2 डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जो भी इक्वेशन गिवन होगी, तो अगर 2 होगी तो ये पी होगी, ठीक है। तो बस तुमको यहाँ से पी निकालना है। मोस्टली केसेस में यहाँ पर पी की वैल्यू 1 ही गिवन होती है। तो पी की वैल्यू तुमको क्या निकालनी है, जो भी गिवन इक्वेशन होगी तुमको यहाँ पर पी की वैल्यू निकालनी है। तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। y1 y2 क्या होंगे, ये हमारे दो सॉल्यूशंस होंगे, और W होता है रॉन्स। रॉन्स के बताता हूँ किस तरीके से निकालते हैं। तुमको क्या करना है, क्वेश्चन की ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी उसको पुट करके बाउंड्री कंडीशन को हमने जो सॉल्यूशन निकाला है उसमें वो एक तरीके से कोफिशिएंट की फॉर्म में होगा, और उसमें पुट करके तुमको दो सॉल्यूशन निकाले। इसमें कोफिशिएंट को छोड़कर जो भी सॉल्यूशन होगा, तो पहली वाली कंडीशन से जो होगा उसको y1 कह देंगे, दूसरी वाली कंडीशन से क्या कह देंगे, y2 कह देंगे। और रॉन्सकियन निकालने का फॉर्मूला होता है W निकालने का, y1 y2 और इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू होगी इस डिटरमिनेंट की, वो हमारा क्या होगा, रॉन्सकियन। क्लियर हो गया ये बात। क्वेश्चन कैसे करना है हमको अब देखते हैं। ये फॉर्मूला नोट है, कर लिया ना सबने। देखो पहले वाले में क्या है, जब x की वैल्यू क्या होगी, x डैश से कम होगी, ये कुछ इस तरीके से g x x